कि ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक मेरी हाय गाइस, दिस इज ऋतिक यदुवंशी, सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट। और आज मेरे साथ एक गेस्ट आने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर से है, जिनका फर्स्ट ईयर है, जिनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। और आज उनकी और मेरी कम्युनिकेशन के बीच में हो सकता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो जाए। तो उसको लास्ट तक देखें और आपके मोस्टली जो एक नीट स्टूडेंट के माइंड में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो मोस्टली आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा से। ठीक है, आपने नीट में कितना स्कोर किया था? मेरा नीट में स्कोर था 595। और आपने किस ईयर में नीट को क्लियर किया? मैंने 2023 में नीट को क्लियर किया था। अब आपका नीट में सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए आपने ड्रॉप लिया था या फिर सेल्फ स्टडी की थी? नहीं, मैंने ड्रॉप लिया था। आपने कितने ड्रॉप लिए थे? मेरा एक ड्रॉप था। तो आपको ड्रॉप क्यों लेना पड़ा? मतलब मैंने 11th और 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और वो बर्बाद ही गया था एक तरीके से, तो मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा था। मतलब बर्बाद किससे, मतलब आपने ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं की थी? हाँ, गाइडेंस भी नहीं था इतना ज़्यादा। ओके, तो मतलब जैसे नीट क्लियर करने के लिए बोर्ड मैटर करता है क्या? मतलब जैसे कोई आईसीएससी बोर्ड से करता है, कोई एमपी बोर्ड से करता है, कोई सीबीएसई से, तो इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बोर्ड मैटर करता है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ बोर्ड लेवल की पढ़ाई होती है और नीट के लिए हमको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है। तो 11 12 की उसके बाद ड्रॉप लिया, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपने कोचिंग ज्वाइन की थी? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मतलब कोचिंग नहीं की थी मैंने। तो आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की थी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ओके, तो मतलब आपने सेल्फ स्टडी की, आपने 11 12 किया, उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी की, आपने कोचिंग क्यों ज्वाइन नहीं की? मतलब मैंने ऐसा था कि 11th में मैंने कुछ टाइम पे कोचिंग की थी, 3 महीने मैंने कोचिंग की थी और मेरे को इतना कुछ समझ में भी नहीं आया था वहाँ पे क्या पढ़ा रहे थे। और इससे पहले भी मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके थे 10th 9th में, जब मैं ट्यूशन जाता था तो मेरे को ऑफलाइन कोचिंग में इतना समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि एक बार घर पे रह के पढ़ाई करते हैं 11th और 12th में, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब पढ़ के online। आपने कब सोचा था कि आपको डॉक्टर बनना है? मतलब मैंने जब बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये करना चाहिए। बचपन से सपना नहीं था मेरा डॉक्टर बनने का। मतलब आपने बायो चूज़ किया तो आपका पहले से कुछ डिसाइडेड होगा ना कि मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, कि जस्ट आपने बायो चूज़ कर लिया था? नहीं, जब मैंने 10th में बायो चूज़ किया था तब मुझे ये था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो मतलब आपके पास वो मोटिव कहाँ से लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? हाँ, मतलब मम्मी का भी सपना था, और मतलब कि मम्मी भी चाहती थी कि डॉक्टर बने कोई, घर से पूरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था। हाँ, तो मतलब डॉक्टर बनने का मेरा सपना बचपन से तो ऐसा नहीं था, बट हाँ, जब मैंने बायोलॉजी चूज़ की थी तो मुझे लगा था कि डॉक्टर बनना चाहिए और काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, इसमें पब्लिक को सर्व करने का मौका मिलता है, तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँ। आपने जस्ट 11 12 के बाद आपने ड्रॉप लिया, देन आपने सेल्फ स्टडी की, तो अगर आप दूसरों को बताना चाहोगे कि मतलब किसी को नीट क्लियर करनी है, अगर उसका बहुत पहले से क्लियर होता है, जैसे कि 10th से पहले उसको क्लियर हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको किस पाथ पे चलना चाहिए ताकि उसे बिना ड्रॉप लिए वो पहली बार में नीट में सेलेक्ट हो जाए? तो सबसे पहली बात तो जिनका सपना पहले से रहता है या जिनको सॉर्टेड रहता है कि डॉक्टर बनना है, तो उनको 11th और 12th बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे देना है, जिससे कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े और परफेक्ट गाइडेंस के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए नीट के लिए। अब जैसे 11 12 तो पढ़े, लेकिन बहुत सारी बुक्स होती है उसमें, तो मतलब उसमें क्या पर्टिकुलर थिंग होती है कि यही पढ़ना है या फिर पूरा सिलेबस याद करना होता है लाइन टू लाइन? नहीं, मतलब ऐसा रहता है कि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से करना चाहिए, फिजिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाने चाहिए जैसे कंसेप्ट बिल्ड हो, और केमिस्ट्री में भी फिर 3 चीज़ें आ जाती हैं। फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स लगाने, इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी रटी हुई होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक फिर से कंसेप्ट का खेल है। मतलब ओवरऑल आपको, मतलब जैसे नीट का सिलेबस होता है तो वो क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है? मतलब नीट में रफली 98 to 200 चैप्टर्स आते हैं, और आपको 100 से, मतलब अगर आप ड्रॉपर तो नहीं हो, मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है, 11th और 12th दोनों हैं आपके पास साल, तो आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने का, साथ में आप मॉक टेस्ट भी दीजिए जिससे कि आपका स्कोर अच्छा रहे नीट में। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ हाँ, के लिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब तक गलती नहीं पता चलेगी तब तक आप नहीं सक्सीड कर पाओगे। अच्छा, मतलब उसमें आपने बोला 98 चैप्टर के लगभग होते हैं, मतलब 11th और 12th दोनों कंबाइन होकर आती है नीट हाँ, में? दोनों कंबाइन होके आती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि 11 12 किया, बायो से कर लिया, देन उसके बाद जस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और डॉक्टर बन गए। ये क्या इतना आसान होता है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है। नीट एक बहुत अच्छा, मतलब ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत कंपटीशन रहता है, 20 से 25 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ 50,000 सीटें, और प्राइवेट को मिला लेते हैं तो 1 लाख पहुँचती है, पर प्राइवेट में खर्चा बहुत है तो ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते।
और लगभग एक साल का मतलब जैसे हर साल एग्ज़ाम होता है इसका, तो 50,000 सीटें जैसे आपने बताई, तो लगभग कितने लोग कॉम्पिट करते हैं इस चीज़ के लिए? मतलब वो वेरी करता है ईयर से ईयर, लेकिन मतलब रफली अगर हम बोले तो 20 से 21 लाख लोग तो करते ही हैं। मतलब 20 से 21 लाख लोगों के बीच में सिर्फ 50,000 सीट है, मतलब इसमें कंपटीशन बहुत है। हाँ। तो उस हिसाब से इसकी रैंक भी ज़्यादा होगी कॉलेज के लिए। तो जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ था इस कॉलेज में, वो 31,000 रैंक पे हुआ था ऑल इंडिया, और अगर मतलब कुछ मार्क्स से मैं रह जाता तो शायद सिलेक्शन भी नहीं होता मेरा इस कॉलेज में। तो आपने 11th-12th पढ़ी थी, देन उसके बाद आपने जब एक साल आपने सेल्फ स्टडी की, तो आपने एक्चुअल में सेल्फ स्टडी में मतलब क्या किया, किन चीज़ों पे फोकस किया, या फिर आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड की? मतलब सेल्फ स्टडी जब आप करते हो, ड्रॉप ईयर रहता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो करो या मरो वाला साल रहता है। एकदम डू और डाई वाला कि एकदम करने डू है। वाला केस रहता है। अगर आपको करना है तो करना ही है, और सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन सब साइड में होना चाहिए, और 24 घंटे तो नहीं, आप 12 घंटे आराम से अपने दिन के निकालिए पढ़ाई के लिए। मतलब अगर एक इंसान कोचिंग जा रहा है, जैसे आप कोचिंग नहीं गए, तो अगर इसकी बात करें कि अगर कोई इंसान सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको एक दिन में लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी करके आराम से 10 से 11 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा 3 घंटे आप मॉक टेस्ट के लिए निकालिए, जो कि अभी 4 महीने बचे नीट में, तो आपको करना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो क्या एक दिन में मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या फिर कैसे कैसे पढ़ने की अप्रोच आपके अकॉर्डिंग कैसे रखनी चाहिए? तो जो मेरा पढ़ने का तरीका था वो ऐसा था कि मैं जब सुबह उठता था तो मेरे को थोड़ा मतलब नींद से बचने के लिए मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा लेता था, और उसके बाद जैसे मतलब दिन आगे बढ़ता आता था, थोड़ा मतलब डलनेस आती रहती थी, तो बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बाकी फिजिकल वगैरह है वो सब मैं करता था। तो जैसे मतलब आप शुरुआत में दिन के 1-2 घंटे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कीजिए, और उसके बाद आप थ्योरी वगैरह रिवाइज कर सकते हैं, और रात को आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, या जब नीट का टाइम रहता है 2 से 5 वो आप मॉक टेस्ट के लिए रखिए। अच्छा, ये सही रहेगा कि जैसे आप 2 से 5 नीट का टाइम होता है मोस्टली, अगर उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट करते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उस प्रिपेयर चीज़ हो के जाते लिए। हो, वो टेम्परामेंट एक सेट हो जाता है एग्जाम देने हाँ, का। मतलब आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि आपको नींद ना आए, या फिर उस हिसाब से आप मतलब आपका जो शेड्यूल्ड प्लान था। और इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो OMR के साथ दो, वरना वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। अगर एकदम से आप पहली बार वहीं पे OMR लगा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आपको क्या लगता है, जैसे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है और तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो उसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन करनी चाहिए? देखो, इसमें ऐसा है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे रहेंगे, इन्वायरमेंट वैसा रहेगा कि आपको समझ में आएगा, प्रेशर फील होगा। जैसे ही 3 घंटे खत्म होंगे आपको देना ही देना है टेस्ट पेपर, और उससे मतलब आपको ये अप्रोच बिल्ड होगा कि बाकी सारे लोग जब बैठे हैं तो आप कैसे कर रहे हो परफॉर्म। अच्छा, मतलब उसी रास्ते पे चलो जो आपको एट द एंड मतलब आपको करनी है आपको वो करना है। चीज़। नीक में अगर आप आपको अकेले आप नहीं दोगे घर पे बैठ के, हाँ। तो नीक में आपके साथ आपकी हालत कैसी होगी वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मतलब प्रेशर हैंडल करते आना चाहिए। हाँ, प्रेशर हैंडलिंग बहुत सही होती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। आप आपका एक डेली रूटीन, मतलब जैसे कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, आप जैसे आपने बताया कि सुबह आप ये पढ़ते थे, लेकिन अब फिर भी कि जैसे आप एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाते थे, देन कितना कितना टाइम देते थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और आपका अगर कोई चीज़ वीक हो तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, तो मतलब कि एक ऐसे अप्रोच जिसने आपका एक ही साल में वो भी सेल्फ स्टडी करके आपका सिलेक्शन करवा दे, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन होने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को 4 ड्रॉप लग जाते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब सब ड्रॉप ईयर में आपको डू और डाई सिचुएशन रहती है, आपको करना ही है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह तो लगाता ही था, साथ में 2 से 5 में मॉक टेस्ट देता था, उसको एनालाइज करता था। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते और ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाऊँ बस। नहीं, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट को, और उसमें से जो भी गलतियाँ निकल रही हों उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होगा। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पूरे 100% तरीके से मेहनत की और उनको डॉक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन उनका फर्स्ट ड्रॉप में नहीं होता है। उनकी मेहनत करने के बावजूद भी किसी वजह से, या फिर वहाँ पे मतलब उन्हें प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, या फिर उनको कि दिन खराब होता है, तो उस वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उनको फिर आगे क्या करना चाहिए, और उन्होंने कोई बैकअप प्लान भी नहीं रखा था। तो ऐसा इस केस में ऐसा करना चाहिए कि मतलब आपको 1 साल और दे के देखना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि हो सकता है वो दिन आपका ख़राब हो, लेकिन सारे दिन आपके ख़राब ना हो। तो 1 साल आप और दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, मतलब करना ही है। मतलब वो फिर ये रहता है कि मेरे को डॉक्टर बनना ही है, तो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल है। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तब आपने क्या, आपके माइंड में ऐसे ख्याल आते थे कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ
तो मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगा, या फिर कोई आपने कोई बैकअप प्लान रखा था क्या? नहीं, मतलब मैंने भी ये सोचा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर से मैं ड्रॉप लेके प्रिपेयर करूँगा नीट के लिए। मतलब आपने डिसाइड कर लिया था कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। हाँ। अच्छा, मतलब ये अपने आप में मोटिवेशन कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, फिर ये नहीं देखते कि कितने ड्रॉप है। हाँ, वही वैसे ही होना चाहिए, मतलब अगर आपने सोच के रखा है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, जैसे पहले भी हमने बोला, तो अगर आपको बनना है तो एकदम डट के उसके लिए रहिए डॉक्टर। मतलब डिटरमाइन लो अपनी चीज़ों के लिए। हाँ। मतलब एक जैसे नीट के स्टूडेंट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए जो उसका सिलेक्शन बहुत आसान कर दे? नीट के स्टूडेंट में मतलब ये होना चाहिए कि कम्प्लीटली फोकस्ड हो पढ़ाई के लिए, प्रोक्रेस्टिनेट ना करे बिल्कुल भी, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आप पूरे साल भर में सीखिए तो नीट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा होता है कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें रहती है, ये क्या होती है, मतलब उसमें इंसान मगअप हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो उस फैक्टर को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि मतलब ये बहुत आसान तो नहीं होता इसे छोड़ना, तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करें, या फिर पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, या फिर टाइम टू टाइम जो मतलब भी? आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में आप कुछ टाइम इसके लिए रख सकते हो। मान लो अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो थोड़ा मतलब बस देख लिया आपने कि क्या क्या चल रहा है, और वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, पढ़ाई के बीच में बिल्कुल भी याद नहीं आना चाहिए अगर आप कम्प्लीटली डिटरमाइंड हो नीट के लिए, तो वरना तो आपको फिर से ड्रॉप लेना ही पड़ जाएगा अगर आप इसी के लिए ऐसे ही करोगे तो। मतलब आपका एक साल जो अगर आप इन चीज़ों से दूर रहे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बदल जाती है। तो मतलब एक इंसान अगर किसी डिटरमाइन है डॉक्टर बनने के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशन के लिए, तो वो इतना तो कर सकता है एटलीस्ट। हाँ, कर सकता है, मतलब वो फिर आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि डॉक्टरी मेरे लिए इन सबसे ऊपर है। अच्छा, और मतलब मतलब इसमें अगर मेरे को जाना है तो मेरे को इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे डिटर्मिनेशन होती है वहाँ पे फिर कोई और दूसरा फैक्टर काम नहीं करता। जब आपने ड्रॉप लिया तो आप उसमें आपकी फैमिली का क्या रोल था, मतलब कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था? फैमिली का रोल तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है किसी भी के लिए भी, किसी भी चीज़ में सिलेक्शन के लिए उनका सपोर्ट रहता है। मेरे लिए भी, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने मतलब ऐसे फील नहीं कराया कि मैं ड्रॉप लिया हूँ या फिर लूज़र हूँ या कुछ भी, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था और हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे, बस मोटिवेट ही करते रहते थे कि हो जाएगा हो जाएगा, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता था मेरे को। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा लगता है कि अगर अपनी फैमिली आपके साथ हो साथ तो है फिर तो दुनिया जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कोई चीज़ छूट जाती होगी, जैसे आप पर्टिकुलर किसी बात को फॉलो करते होंगे, या फिर कभी किसी दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए, वो पर्टिकुलर चीज़ छूट गई, या फिर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलर चीज़ें छूट जाती है, मतलब एक तरीके से बैकलॉग लग जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो आप उसको कैसे कवर करते थे? तो बैकलॉग को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो वीकेंड्स के दिन होते हैं, सैटरडे संडे, मतलब बच्चे इतना पढ़ाई भी नहीं करते उस दिन, तो सैटरडे और संडे में आपने पहले मंडे से फ्राइडे तक, जैसे मैंने बोला, मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो उसमें आपने जो भी टॉपिक्स ऐसा आपको लगा कि आपने नहीं पढ़े मंडे से फ्राइडे में, आप बैकलॉग हो गया है, तो आप उनके टेस्ट दीजिए। उनके टेस्ट में से जो भी गलती है उसको आप यूट्यूब से देख लीजिए, वो टॉपिक्स आपके हो जाएंगे एकदम। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो एकदम फ्री है और आपको सारी चीज़ें सारी अवेलेबल चीज़ें करवा मिल देता जाती है। हैं वहाँ पे। मतलब अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी हाँ, यूट्यूब अगर आप पर। मतलब सिलेक्शन के लिए तत्पर हो, एकदम बढ़िया डिटरमाइंड हो, तो आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल सकती हैं। मतलब इंसान इतनी मेहनत करता है, अगर उसके बाद भी उसे अगर फेलियर मिलती है तो उस फेलियर से वो कैसे डील करे? देखो, मतलब फेलियर तो हर चीज़ में है, मतलब हम कभी भी ऐसे शुरुआत से नहीं बता सकते कि हमें सक्सेस मिलेगी ही नहीं, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आप आगे बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो सकते हो। मतलब नीट में अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन तो उससे हो सकता है अच्छी चीज़ आपके लिए भगवान ने सोच के रखी हो, इसलिए आपको नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो तो हो सकता है आप फिर से करो और हो जाए नीट में सिलेक्शन। मतलब एक आइडियल थिंकिंग के हिसाब से, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान जो हार और जीत को समान रूप से देखता है, वो मतलब उसके लिए चीज़ें फिर अलग ही हो जाती है। हाँ, वही है। उसे फिर मतलब फर्क नहीं पड़ता फेलियर से, सिर्फ उसको ये लगता उससे है। मेहनत करना अगर आ गया तो वो किसी भी फील्ड में उतनी मेहनत करेगा और हो सकता है उस फील्ड में वो सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल, मतलब उसने वो सिर्फ अपना 100% देता जाएगा और मतलब आउटकम के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपना 100% देगा। तो मतलब ये चीज़ उसका एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर करवा देगी। हाँ, कोई ना कोई फील्ड में वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा ही होगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा बोलते हैं कि किसी किसी 2-3 ड्रॉप लगते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, फिर किसी से पूछने आता है तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाता, तो मतलब अब जो चाहिए था वही नहीं मिला, तो अब इस नॉलेज का क्या? पर वो मतलब नॉलेज से वो कहीं ना किसी फील्ड में तो उसको यूज़ कर ही सकता है, या फिर नॉलेज अगर यूज़ नहीं होती तो उसकी मेहनत तो यूज़ होएगी। मतलब उसको समझ में आ गया कि हार्ड वर्क वो कर सकता है, पहले तो वो उतना भी नहीं कर रहा था, जब वो उसने ड्रॉप नहीं लिया था उतना, तब तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, तो उससे तो उसने ज़्यादा ही किया है, तो हो सकता है कि उसको मतलब फील्ड में किसी ना किसी फील्ड में उसको सक्सेस मिले।
अच्छा, ये नीड वाले फैक्टर में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे वर्क करता है? मतलब क्या हार्ड वर्क है इसमें और क्या स्मार्ट वर्क है? हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क आता है मेरे हिसाब से। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको समझ में आता है कि इसको और मैं कितने आसानी से चीज़ों को कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप एंड में पहुँचते जाते हो, नीट के वो फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं, स्टिकी नोट्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क का पार्ट बन जाती हैं। अच्छा, पहले इंसान हार्ड काम करेगा, देन हाँ स्मार्टनेस अपने आप आ जाएगी हाँ उसमें। वही। अच्छा, आपके हिसाब से स्मार्टनेस क्या है? मेरे हिसाब से स्मार्टनेस ये है कि मतलब आप टाइम कैसे सेव कर रहे हो, और टाइम सेव करके मतलब ये नहीं कि आप पबजी खेलने लग गए। टाइम सेव करके आप पढ़ाई में ही कैसे आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप आजकल ऐसे फीचर्स आ गए हैं कि टैग्स आ गए हैं, आप फ़ोन में आप बायोलॉजी के नोट्स काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स के आप फ्लो चार्ट्स आप बना लो या फिर फार्मूला शीट्स बना लो, तो वो सारी चीज़ें टाइम सेव करती हैं। आप सोने गए, आपने फार्मूला शीट देख ली, उतने दिन का आपका रिवाइज हो गया सारी चीज़। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्स। यही स्मार्टनेस है, मतलब आप ये कहना चाहते हो हाँ कि मेहनत और जो भी आपका सिलेक्शन हुआ, अगर इस बात को हटा के अगर अपन एंड फैक्टर पे आते हैं, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो उसमें आपका क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब आपने पेपर दिया देन उसके बाद आप क्या फील कर रहे थे? पेपर देने के बाद तो मेरे को ऐसा लगा ही नहीं था कि मतलब सिलेक्शन होगा। वो ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता है। पूरा आपका एग्ज़ाम हॉल जब खाली होता है तो सब मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ है। उसके बाद जब आप घर जाके चेक करते हो तब आपको थोड़ा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था जब मैं चेक वेक कर रहा था पेपर, कि मेरा मतलब हो सकता है इस बार सिलेक्शन हो जाए। देन फिर आपको मतलब कैसा लगा फिर जब आपको कॉलेज मिला, और जब फिर आपको पता लगा आप तो कॉलेज मिल गया, फिर आपकी मतलब आपकी खुशी को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? मतलब कॉलेज मिलने की खुशी तो बहुत ज़्यादा थी। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं 1 साल से पढ़ाई कर रहा था, रात दिन जोड़ के पढ़ाई कर रहा था, तो उसको प्राप्त करना मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। तो और बहुत ज़्यादा खुशी थी। इसमें मतलब आपकी फैमिली, मतलब जब आपकी फैमिली को पता लगा कि आप सेलेक्ट होने वाले हो, आपको कॉलेज मिल गया, देन उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन तो मेरे से भी ज़्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था उनका सिलेक्शन हो गया, मेरे से भी ज़्यादा खुश थे। मतलब सारे रिलेटिव्स को बताना कि हो गया, एक बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो वो मेरे लिए और ज़्यादा खुशी वाली बात थी। और उनके आंखों में मेरे लिए मतलब वो प्राउड फीलिंग दिख रही थी मुझे। मतलब जब एक फैमिली में से एक बच्चा मतलब किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, जब वो सेलेक्ट होता है, या फिर मतलब वो एक अकेला मेहनत नहीं कर रहा होता है, उसके पीछे मतलब उसके फैमिली भी मेहनत कर रही होती है। हाँ, उन फैमिली का तो रोल बहुत ज़्यादा रहता बिल्कुल, है मतलब सपोर्ट करने में। जब आप गिरते हो तो उठाने में, तो वो तो रहता ही है रोल। तो मतलब आपको आपको पहले से मतलब नीट के बारे में पता था, या फिर किसी ने गाइडेंस दिया, या फिर आपको पता लगा ऐसे कि नीट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, डॉक्टर बनते हैं? नीट के बारे में तो मेरे को पहले से ही पता था। मतलब इतना था कि नॉलेज थी मेरे को कि नीट देना पड़ेगा, और कंपटीशन के बारे में भी पता था। बस वही बात थी कि 11th और 12th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हुआ था। तो आपको शामशा मेडिकल कॉलेज मिला जब आपने देखा होगा आपके अलॉटमेंट लेटर पे, तो क्या मतलब आपकी कोई चॉइस थी कि मतलब जैसे होता है ना कि जैसे एक नीट का बच्चा होता है, अपना टेबल लगाता है, चेयर लगाता है, सामने कॉलेज की फ़ोटो लगाता है, क्या आपका मतलब ऐसा कुछ था? हाँ, मतलब ये तो मेरे को खुशी तो हुई थी शामशा मेडिकल कॉलेज मिलने की, क्योंकि ड्रॉप ईयर के बाद कोई भी कॉलेज मेरे को गवर्नमेंट मिल जाए मेरे को खुशी होती, पर इसकी भी खुशी तो मेरे को थी। मतलब कि मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस गवर्नमेंट होना चाहिए, एक दो बुक ज़्यादा पढ़ लूँगा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की ज़्यादा खुशी थी मेरे को, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग जो जिनको कुछ भी नहीं मिला होगा या फिर प्राइवेट मिला होगा, तो उनसे तो मेरे को अच्छा ही कॉलेज मिला था, तो उसकी तो मुझे खुशी थी। मतलब जैसे आपने बताया कि 16 लाख बच्चों का ड्रीम होता है, और उनके बीच में सब फाइट करके सिर्फ आपकी 50,000 एमबीबीएस की एक सीट मतलब जो उन 50,000 में से अपने नाम पे करना हो, उसकी अलग ही खुशी होता है, अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ, वो तो थी। मतलब आप मतलब जो एक साल आपने जो स्ट्रगल किया, जो मेहनत की, जब उसका आउटपुट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, जब आप कॉलेज आए तो आपका फर्स्ट डे कैसा था? फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तो बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स थी। बहुत ये भी लग रहा था कि सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, साथ में खुशी भी थी कि मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल गया, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अल्टीमेटली मेरे को बहुत खुशी हुई थी। तो मतलब जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके माइंड में कॉलेज की एक इमेज बनी होगी कि ऐसा ऐसा कॉलेज होता है, ऐसे प्रैक्टिकल होते होंगे, ऐसे चीज़ें सीखेंगे, या फिर अभी तो फिर मतलब अभी आपको मतलब कुछ महीने हो चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, तो अभी तक का आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि क्या जो आपने सोचा था क्या रियलिटी में आपको वो मिला, या फिर उससे बेहतर मिला? नहीं, मतलब ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर थिंकिंग नहीं थी कॉलेज के बारे में कि मेरे को कैसा मिलेगा या फिर कैसे प्रैक्टिकल्स होते होंगे। मेरे को मतलब ये था कि बस एक कॉलेज होगा मतलब जिसमें सीनियर वगैरह मतलब सीनियर से इंटरेक्शन होगा,
और वैसे ही रहा मेरा भी कि मतलब अच्छा है, कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आप सीनियर बोल रहे हो, तो मतलब आपका सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कैसा था? तो सीनियर इंटरेक्शन तो बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। जिनको पता ना हो कि मैं किन के साथ शूट कर रहा हूँ, तो मेरी सीनियर और बाकी मतलब हर चीज़ में काफ़ी सपोर्ट रहता है, और बाकी सब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो होता ही है सबसे। मतलब आप मुझे एक वो फीलिंग बताइए जिससे एक नीट के बच्चे का ड्रीम होता है कि जब वो कॉलेज जाएगा, वाइट एप्रॉन होगा, गले में स्थित होगा, वो भी जब कॉलेज के कॉरिडोर में वॉक करेगा एकदम कॉन्फिडेंस से, तो क्या आपके अंदर वो वाली फीलिंग या फिर ऐसा कुछ लगा आपको कि हाँ? हाँ मतलब वाइट कोट और एप्रन का उसके बाद जब हम पहनते हैं सिलेक्शन के बाद, तो उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं वो उसको हम जी रहे होते हैं। तो खुशी भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है, लगता है कि हम बाकी जो पब्लिक है उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी सेपरेटेड है। सिर्फ 50,000 लोग 21 लाख में से बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात तो होती है। बहुत खुशी की बात होती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाता है। अच्छा, आपको अभी फर्स्ट ईयर में आए हुए कितने मंथ्स हुए हैं? अभी मुझे फर्स्ट ईयर में आए हुए 4 से 5 महीने हुए। तो फिर अभी के हिसाब से आपको नीट के सिलेबस और एमबीबीएस के सिलेबस में कोई डिफरेंस नज़र आता है? हाँ, नीट के सिलेबस और एमबीबीएस के सिलेबस में बहुत अंतर है। मतलब नीट तो बस मतलब क्या ही था, मतलब मुझे ऐसा लगता है आके कि नीट जानबूझ के टफ बनाया जाता है जिससे कि आप एमबीबीएस को झेल पाओ। मतलब एमबीबीएस तो बहुत ज़्यादा है, वास्ट सिलेबस है नीट से रिलेटेड। अच्छा, मतलब और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि बायो बहुत सरल होता है, थ्योरी होती है, इंसान पढ़ सकता है, 2 बुक पढ़ सकता है 11-12 की, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ फिल्टर यूज़ किया जाता है कि मतलब वही बच्चे यहाँ पर आए जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं या फिर जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या फिर हाँ सारी वही, चीज़ें। मतलब नीट को इसलिए ऐसा टफ बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ें लगे, जो कि आप मतलब एक एमबीबीएस में आके एक डॉक्टर की तरह आप जी पाओ। प्रेशर हैंडलिंग डॉक्टर को आनी ही पड़ेगी किसी भी पेशेंट को देखने के लिए, इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए। तो नीट बस एक जरिया है जिससे कि आप एमबीबीएस में आके जी पाओ एमबीबीएस को। तो आपको क्या लगता है अभी इन 4-5 महीनों के हिसाब से, अगर नीट और एमबीबीएस को कंपेयर किया जाए तो एमबीबीएस इजी और टफ? एमबीबीएस बहुत टफ है, बहुत वास्ट सिलेबस है। 3 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में, उनमें ही आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पर मैं डरा नहीं रहा हूँ जो भी नीट वाले देख रहे हैं, तो आइए और बढ़िया एंजॉय करिए एमबीबीएस को। अच्छा, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है, अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने 11-12 में पूरा मिला के जितना पढ़ा था ना उतना तो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। तो आपका जो नीट का सिलेबस है ना वो लगभग फर्स्ट ईयर में ख़त्म हो जाएगा एकदम, क्योंकि उतना सिलेबस तो फर्स्ट ईयर में आ जाता है। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं फर्स्ट ईयर के बाद का, अब मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो एमबीबीएस मतलब टफ नहीं है। अगर आप में एक चीज़ है, अगर आप नीट की जो हैबिट है डेली पढ़ने की, अगर आप उस हैबिट के साथ अगर आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती नहीं है, हम उन्हें खुद डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो आप उसे आसान भी बना सकते हो। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियो से बोल देता हूँ कि एमबीबीएस इज़ नॉट दैट मच वॉट की, मतलब इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि मतलब नीट के टाइम पे जब आप पढ़ते हो तो उससे अपने आप आदत बन जाती है डेली पढ़ने की, बट वो एमबीबीएस में आके रुक जाती है, क्योंकि आप मतलब शुरुआत से नहीं पढ़ते हो। आपको ये भी लगता है कि हम अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो एंजॉय कर सकते हैं, तो उस वे में हमारा एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर भी हो सकता है खराब हो जाए। और अक्सर मुझे लगता है एमबीबीएस लोगों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि एक साल उन्होंने बिल्कुल मज़े नहीं किए, और जब वो एमबीबीएस में आते हैं उनको सारी चीज़ें मिलती है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई सिटी में कॉलेज मिलता है उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर वो इसकी चकाचौंध में मतलब ऐसे गायब हो जाते हैं कि मतलब उनके 6 महीने कब निकल पढ़ाई जाते से हैं उनको दूर पता ही हो नहीं लगता। मतलब डेली पढ़ने वाला जो फैक्टर होता है वो चला जाता है। इस वजह से उनको स्टार्टिंग में लगता है कि मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन जब वो धीरे धीरे ट्रैक पर आते हैं तो वो मतलब एक एक स्टेप में मतलब एमबीबीएस को क्लियर करते हो जाते हैं और एंड तक बनकर एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। मतलब चीज़ें थोड़ी सी उनको लेट समझ में आती है, हालांकि उनको पता होता है लेकिन लेट समझ में आती है, लेकिन वो सीख जाते हैं। हाँ ये अभी तक जैसे आप 4 महीने हो तो क्या हॉलीडेज का, ट्रिप्स का कैसा क्या रहता है? हॉलीडेज और टिप्स तो मतलब ज़रूरी तो रहती है। मतलब एमबीबीएस में अगर आप हो और आपका एक नया फ्रेंड सर्कल बनता है, जब आप पूरे आइसोलेटेड रहते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, उसके बाद आप नए फ्रेंड्स ढूंढते हो, अलग सिटी में जाते हो, तो एक्सप्लोर करना चाहिए। और फर्स्ट ईयर रहता भी है एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें आप थोड़े बहुत इंजॉय कर सकते हो। तो बिल्कुल हॉलीडेज और ट्रिप्स आप इंजॉय कीजिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। तो मतलब कुछ फ्रेंड्स के बारे में आप बताना चाहोगे कि एमबीबीएस जैसे एक मेडिकल लाइफ में एक फ्रेंड्स तो वो मतलब कैसे इम्पोर्टेंट होता है? हाँ मतलब जैसे कि एमबीबीएस में फ्रेंड्स की ये ज़रूरत पड़ सकती है कि आप कभी थोड़ा मतलब उदास हो या फिर मतलब मेंटल प्रेशर है आपको, तो वो थोड़ा हेल्प कर सकता है। और बाकी इन्जॉयमेंट तो रहती है, मतलब फ्रेंड्स के साथ आप इन्जॉय कर सकते हो, अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं।
मतलब आप आपकी फैमिली को छोड़कर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो, तो फिर वहाँ पे ये होता है कि मतलब वहाँ पे एक दोस्त बहुत रोल प्ले करता है कि मतलब आपकी एक तरह से एक फैमिली होती है, वो नई फैमिली होती है, और वो जो कोशिश करती है पूरी कि आपको आपकी पुरानी फैमिली की याद ना आए या फिर आपको लोनली नहीं फील होने देती है। हाँ मतलब जैसे आप MBBS में जब आते हो, किसी और सिटी में आते हो, तो आपको फैमिली से तो दूर रहना ही पड़ेगा, उसका कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। तो आपको फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा और ऐसे फ्रेंड्स चूज़ करने पड़ेंगे जो आपको मतलब कभी फैमिली की याद वाद ना दिलाए बहुत ज़्यादा। अभी आप आपके फैमिली से दूर हो तो ऐसा लगता है कि बुरा लग रहा है या फिर कुछ भी याद आ रही है? शुरुआत में तो बुरा लगता है, मतलब जैसे आपको फैमिली छोड़ के जाती है तब आपको फिर थोड़ी आदत हो जाती है फैमिली से दूर रहने की। मतलब आप फिर जब मिलने जाते हो तो अच्छा भी लगता है, बट आपको दोस्त लोग मिल जाते हैं, फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। अब जैसे आप मेडिकल कॉलेज में आओ, जब आपसे पहली बार आप घर जाते हो तो फिर मतलब क्या रिएक्शन होता है? क्या कुछ बदलती हैं चीज़ें फैमिली में कि हाँ? हाँ मतलब ऐसा लगता है कि पूरी 180 डिग्री पूरी दुनिया घूम चुकी है। मतलब पहले इतना अच्छा मतलब होता नहीं था स्वागत वागत, लेकिन जब आप डॉक्टर बन के जाते हो तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, अलग ही रिस्पेक्ट रहती कि है। डॉक्टर आया है। हाँ, और मतलब आस पड़ोस में भी मतलब लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ मतलब एक अच्छा डॉक्टर टाइप मतलब ट्रीट करते हैं, अच्छा, ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लोगों की बात से मतलब आपके सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद में लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज आता है? बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मतलब पहले जब सिलेक्शन नहीं होता रहता था तब फ़ोन वोन करते थे मतलब रिलेटिव्स की, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ, और कुछ करा दो। बट आफ्टर दैट जब सिलेक्शन हो जाता है तो अलग टाइप का उनका भी रिएक्शन रहता है। मतलब बिन मांगे मेंटोर होते हैं। हाँ। एक क्लास मतलब नीट के स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या कहना चाहोगे कि मतलब वो क्या चीज़ करे, क्या गलतियाँ नहीं करे, या फिर क्या करे जो उनका सिलेक्शन करवा दे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब एक पर्टिकुलर अगर वो इस रास्ते पर चले तो उनका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाए? तो सबसे पहली बात तो अपनी गलतियों से मत डरो। जो भी गलतियां हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट से मतलब गलत कर रहे हो उस पर काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप गलतियों से सीखते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मॉक टेस्ट खूब सारे दो, थोड़े शुरुआत में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो कम नंबर भी आएंगे, उससे डरो मत। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, सिलेबस खत्म करो और फिर सिलेक्ट होकर एंजॉय करो MBBS को। मतलब गलतियाँ, बोलते हैं कि गलतियाँ 100 बार करो लेकिन वो दोहराओ मत। मतलब आपको गलतियाँ करने से कोई नहीं रोक रहा, अब गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट करोगे या फिर सिली मिस्टेक्स करोगे। जब आप किसी पेपर को या फिर किसी एग्ज़ाम को अटेंड करते हो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर 100% होना चाहिए, और उसके लिए एक मेन चीज़ जो मतलब मुझे भी लगती है कि जो होता है मतलब चीज़ों का रिपीटेशन, मतलब चीज़ों को बार बार पढ़ना, जब आंखों के सामने से गुजरती है तो मतलब उनकी इमेज बन जाती है। जैसे मैं मेरे टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था, शायद आपको भी लगता होगा, कि अपन जो पढ़ते हैं या फिर सोते हैं तब भी माइंड में एनसीईआरटीज घूम रही होती है। हाँ मतलब ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बार पढ़ लो तो मतलब ऐसा पेज के साथ रख जाती है कि ये वाली चीज़ तो इस पे लिखी थी, इस टाइप का होने लगा। हाँ, फिर जब क्वेश्चंस भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये वाला तो वहाँ पे हाँ, लिखा था। हाँ वो तो होता ही है। मतलब वो आपको तभी होएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे चीज़ों को। हाँ, मतलब रिवीजन इज मस्ट। हाँ, रिवीजन इज मस्ट, और गलतियों से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आदित्य, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपका जो फर्स्ट ईयर है और आगे के ईयर आप बहुत अच्छे तरीके से सीखो और आप कोई गलतियाँ नहीं करो, और आपकी जो बातें हैं वो आप लोगों के काम आए, और होप्स हो कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, जो अगर आपके मन में भी कोई जो भी डाउट होंगे नीट से, MBBS से रिलेटेड। तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी के लिए लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। और भैया के भी चैनल है, उसको भी फॉलो कर ले, तेरी चैनल मेंशन कर दो। बिहाइंड द सीन कैमरा मैन है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। और मेरा भी चैनल है मेडादी को, उस पर भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा MBBS के वीडियोस उस पर आने वाले हैं, कंटेंट आने वाला है, तो उस पर भी आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें उसको। देखो, अब फर्स्ट ईयर का कंटेंट वापस इधर देख सकते हो और आगे का कंटेंट इसी चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे।